Science is art, science is conversation, साइंस इज एक्सप्रेशन। वो रिसर्च साइंटिस्ट के बाहर जाती ही नहीं, इंडिया हो या जर्मनी हो। मैंने ये गैप नोटिस किया। आफ्टर माई मास्टर्स इन बायोमेडिकल साइंसेस आई एंडेड अप वर्किंग फॉर अ लोकल जर्नल इन फ्राइबर्ग, जर्मनी, कॉल्ड द जर्नल ऑफ साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट। आई फेल्ट दैट जो भी मैंने सीखा है अब उसको मैं वापस ले जाने के लिए तैयार। और जैसे कि आपने कहा, कश्मीर से मेरा पर्सनल ताल्लुक है और यहाँ के लोगों से मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ। आपने कहा कि हमारी मम्मा जो है वो गुजराती है। हाँ, तो पायरमू साहब या आपके डैडी किस तरह से वो मैनेज करते थे गुजराती और कश्मीरी, वो कल्चर आप अपना प्रिजर्व रख पाए वहाँ गुजरात में रहकर? दैट इज़ अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन एंड थैंक यू फॉर आस्किंग मी दैट। बचपन से जब भी कोई पूछता था कहाँ से हो, या तो मैं बोलती थी मैं आधी कश्मीरी हूँ आधी गुजराती। वुड एक्चुअली बी वेरी हैप्पी टू प्रपोज अ होल मॉड्यूल वेयर यू नो वी कैन टीच दिस एज अ सब्जेक्ट। मुझे कश्मीर पे बहुत भरोसा है एंड मुझे ये भी पता है कि हालात बदलते रहते हैं, हर जगह हालात बदलते रहते हैं और बदलते हालातों का मतलब भी अलग होता है जगह के लिए। सबसे पहले तो कश्मीर की ज़िंदगी क्या हुआ करती थी वो, क्योंकि हमारे लिए वो देखना, सीखना, समझना बहुत ही इट वाज इम्पॉसिबल बिकॉज वी हैड नॉट सीन और लिव दैट टाइम ऑफ कश्मीर। सो उन्होंने वो हमारे साथ काफ़ी, ही यूज्ड टू टेल अस स्टोरीज ऑफ हिज टाइम देयर। उन्होंने उनकी पूरी डायरीज लिखी हुई है जो एक्चुअली मेरे ग्रैंडफादर प्यारेलाल पारमू ने फिर ही रिलीज्ड इट एज अ बुक। इट्स कॉल्ड कश्मीरियत एट क्रॉस रोड्स। सो इट इज़ बेस्ड ऑन द डायरीज ऑफ माई लेट ग्रेट ग्रैंडफादर मिस्टर दीनानाथ पारमू। एशियन मेल पॉडकास्ट देखने और सुनने वालों को रशीद राहिल का प्यार भरा सलाम। नाज़रीन, आपको बखूबी मालूम है कि हम हर हफ्ते आपके सामने किसी न किसी ऐसी शख्सियत को रूबरू कराते हैं जिन्होंने किसी न किसी फील्ड में ऐसा काम किया होता है जो दूसरे लोगों के लिए या नौजवान पौध के लिए मशाल राह बन जाते हैं। तो आज जो हमारी मेहमान है जिनसे हम आपको रूबरू कराएंगे, वो साइंस कम्युनिकेशन एंड फंडिंग स्ट्रेटजिस्ट है, जो एक सहाफ़ी भी है, जिन्होंने जर्मनी में साइंस मैगज़ीन, एक जर्नल जो निकल रहा है, उसके बतौर एडिटर भी रहे हैं। लेकिन इससे अहम और सबसे बड़ी बात ये हमारे वादी कश्मीर से असल में ताल्लुक़ रखती है। इसके आबा व अजदाद यहाँ के रहने वाले हैं। इनके दादा मरहूम स्वर्गवासी जनाब दीनानाथ पारमू साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, कश्मीर के तालीमी मैदान में उन्होंने अपना लोहा मनवाया। वो एक शायर, अदीब और कलमकार थे। मेरा मकसद है उनकी पोती मोहतरमा नहर पारमू जी। नहर पारमू साहिबा, आपका एशियन मेल पॉडकास्ट में बहुत खैर मकदम। ज़बान की कोई कदगन नहीं, मुझे पता है कि आप जर्मनी में रह चुकी है और जर्मनी में आप ज़्यादातर, जर्मनी भी आपने कई ज़बानें सीखी है और ज़्यादातर अंग्रेज़ी बोलती है, तो आप जिस लैंग्वेज में कंफर्ट है तो आप बात कर सकते हैं। शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कश्मीर से पुणे और पुणे से फिर जर्मनी, ये सफ़र कैसा शुरू हुआ और इसके पीछे क्या राज है, और जर्मनी में कहाँ कहाँ आपने काम किया? मैं थोड़ा, फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड इट्स एन ऑनर टू बी एबल टू शेयर माई स्टोरी विद द ऑडियंस एंड विद यू एज वेल. There's a lot to be said about my journey, so I would like to start थोड़ा उल्टे से. बिल्कुल. पहले जहाँ मैं अहमदाबाद में मैंने अपना BSc इन ज़ूलॉजी किया, उसके बाद मैंने MSc ह्यूमन जेनेटिक्स किया, जिससे मुझे साइंस में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, स्पेशली जेनेटिक्स में, क्योंकि हमारी जो इनहेरिटेंस होती है, जो लीनिएजेस होती है, जो काफ़ी कुछ आज की प्रॉब्लम्स है, हर एक चीज़ हमारे जीन्स से रिलेटेड होती है। तो उस वजह से मेरे को ये आगे पढ़ना था। तो ह्यूमन जेनेटिक्स करने के बाद आई टुक अ वाइल टू एक्सप्लोर इन इंडिया. मैं इंडिया में भी, पूना में मैंने काफ़ी समय बिताया है. सूरत में आई वॉज वर्किंग इन अ लैब एज वेल.
अब इसी दौरान मुझे लगा कि शायद बाहर जाके यही सेम साइंस जो मैं यहाँ सीख रही हूँ वो शायद मुझे अलग तरीके से सीखने मिले, इन अ वे जो मुझे शायद इंडिया में नहीं मिल रहा था। ये मेरी उस समय की सोच थी, जिसके वजह से मैंने एक दूसरा मास्टर स्टार्ट किया जो एक्चुअली पहले अर्जेंटीना में था। So first I ended up doing staying about 8-9 months in Argentina, Buenos Aires, where I was studying my second master's in biomedical sciences. And उसके बाद second part was in Germany. So that's how I landed up in Germany. और मैंने अपनी पढ़ाई वहाँ से 2022 में complete करी है, जिसके दौरान मेरी पढ़ाई के दौरान I realized one thing, that science is the foundation of so many things that we have today. Science is art, science is conversation, science is expression, so many things that go beyond the lab. And this is something I saw there, that there are a lot of things beyond the lab, but we are unable to communicate them. साइंटिस्ट अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करते हैं रिसर्च पे, एक स्टडी को प्रूव करने, अपने पेपर्स को पब्लिश करने. देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क दैट गोज बिहाइंड इट, बट एट द सेम टाइम वो रिसर्च साइंटिस्ट के बाहर जाती ही नहीं है, जा ही नहीं पाती, क्योंकि इंडिया हो या जर्मनी हो, मैंने ये गैप नोटिस किया कि कम्युनिकेशन कैसे होता है साइंस का, ये हर जगह एक बहुत बड़ा गैप था. आम लोग तक कैसे पहुंचे, वो रिसर्च कैसे पाते हैं. और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था जो कोविड-19 का पैंडेमिक हुआ वो, क्योंकि दुनिया भर में सबसे द मोस्ट रिनाउंड साइंटिस्ट, कंट्रीज विच आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन रिसर्च एंड डेवलपिंग वैक्सीन्स, व्हाई वाज इट सो हार्ड फॉर अस टू कन्विंस पीपल? Not because the vaccines didn't work, not because of any other thing, but simply because we lacked how to communicate the science we create. And उस लैक से आई थिंक हमने इतनी जाने गंवाई है कोविड में भी. वहाँ पे भी मैंने जर्मनी में देखा जो वैक्सीनेशन रेट था वो इतना कम था, बस इस वजह से क्योंकि हम उनको समझा नहीं पा रहे थे. सो फिर मैंने सोचा ठीक है, रिसर्च तो हो गया, बट अगर इस रिसर्च को आगे पहुंचाना है जिनके लिए, द रिसर्च इज फॉर द पीपल, हाउ डू वी डू इट? हाउ डू वी हेल्प साइंटिस्ट टू डू दैट? बिकॉज दे आर पुटिंग इन अ लॉट ऑफ वर्क and it is for our benefit. So that's how after my master's in biomedical sciences, I ended up working for a local journal in Freiburg, Germany, called the Journal of Science, Humanities and Arts. So वहाँ पे मेरे तीनों इंटरेस्ट कोलाइड हो रहे थे, क्योंकि मुझे साइंस भी, आर्ट भी और कम्युनिकेशन भी. हाँ जी बिल्कुल. तो वहाँ मैंने अपनी एडिटोरियल मैनेजर की तरह स्टार्ट किया मेरा काम, जहाँ इट वाज मेनली टू डू अ लॉट ऑफ रीडिंग, देखना किनका कंटेंट हमारे जर्नल के एम्स से अलाइन करता है. सो ये करते करते सीखते सीखते फिर एडिटर इन चीफ बन गई मैं वहाँ. और बस उसके बाद इट वॉज ओनली अबाउट ग्रोइंग योशाज नेटवर्क, इट वॉज अबाउट लर्निंग मोर, राइटिंग मोर, बट दैट केम टू अ पॉइंट वेयर आई फेल्ट दैट जो भी मैंने सीखा है अब उसको मैं वापस ले जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आखिरकार तो अपना वतन तो अपना वतन ही होता है. एग्जैक्टली. और मैंने वहाँ के भी अपने एक्सपीरियंसेस लिए, मैंने देखा, काफ़ी कुछ सीखने मिला, अच्छा भी देखा, हर किस्म की चीज़ें सीखी. और उसके बाद मुझे लगा फर्स्टली तो फैमिली भी क्लोज़र है, लेकिन हमारे जो लोग हैं उनकी जो ईगरनेस है, जो विलिंगनेस टू लर्न, द टैलेंट दैट वी हैव, द नंबर ऑफ यंग पीपल दैट वी हैव, so many people are returning now as reverse migration because they feel that now the country is offering a space where we can give back what we learnt. So I had a similar thought. I have learned, there is a lot more to learn, but enough to start something, enough to give back to the community. और जैसे कि आपने कहा कश्मीर से मेरा पर्सनल ताल्लुक है,
और यहाँ के लोगों से मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ। और कश्मीर की जो आवाम है, जो यूथ है स्पेशली, उनका टैलेंट, उनका एजुकेशन लेवल देख के, उनकी ईगरनेस देख के मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ। इसीलिए मैंने सोचा अगर अपने मुल्क आना है वापस तो कश्मीर मुझे वहाँ से शुरुआत करनी थी। नहर जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो आपने सीखा है, जो एक्सपीरियंस आपने हासिल की, जो एजुकेशन आपने हासिल की, अब वो अपने लोगों में वो बांटना चाहती है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। मैं जानना चाहता हूँ कि कहा जा रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में या अब्रॉड जब हम जाते हैं, वहाँ के लोग मुख्तलिफ है, वहाँ की सोच मुख्तलिफ है, वहाँ का नज़रिया मुख्तलिफ है, वहाँ की ज़िंदगी गुजारने का तरीका अलग है। तो हाउ डू यू फील, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैट एरा, जब आप वहाँ थी और जब आप इंडिया आ गई, तो कितनी तब्दीली आपको महसूस हो रही है? वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। श्योर, एक्चुअली काफ़ी फ़र्क था, बट दिस आई थिंक होल्ड्स ट्रू। फर्स्टली, India is a very diverse country, so I already come from a country with a lot of diversity. So yes, the cultures were very different, but adaptability was easier because हम जिस country से आते हैं वहाँ हम इतने अलग अलग लोगों के साथ उठते बैठते हैं कि हमें we are adaptable inherently. वहाँ पे मुझे डेफिनेटली थोड़ी स्ट्रगल्स तो लगी. फर्स्टली, लैंग्वेज वॉज अ बिग बैरियर बिकॉज आई हैड नॉट लर्न जर्मन. So that was definitely one of the things that made it difficult for me to integrate into the society. उनका खाना, उनकी हवा, पानी, उठना बैठना सब बहुत अलग है. So उसमें भी एक खूबसूरती है, उसको सीखने में भी एक खूबसूरती है और उसको एक्सपीरियंस करने में भी एक खूबसूरती है. तो मैं ऐसे नहीं कह पाऊंगी कि अच्छा था, बुरा था, बट बहुत कुछ सीखने मिला. उनकी कुछ चीज़ें मैंने अपने आप में इनकलकेट करी, जैसे टाइम, पंक्चुअलिटी, कुछ चीज़ें मैंने हमारे कल्चर से उनके कल्चर में, उनकी लाइफस्टाइल में ऐड करी जो इंडिया का है. जैसे क्लोज नेट बॉन्ड्स, फूड पे फोकस करना, तो मैंने अपने जर्मन फ्रेंड्स को उस चीज़ में ऐड किया. सो इट वाज अ वेरी नाइस कल्चरल एक्सचेंज ओवरऑल. यानी कल्चरल एक्सचेंज हुआ. आपने यहाँ एक बात छेड़ी कि मुझे जर्मनी नहीं आती थी, जर्मनी मुझे सीखनी पड़ी. पहले तो मुश्किलात आ गई. तो कितनी ज़बानें आपने आज तक सीखी है, क्योंकि आप बहुत सारे ममालिक में रही है, इंडिया के बहुत सारे शहरों में रही, कितनी ज़बानें आप सीख चुकी है? मैं इंग्लिश तो ये तो हम सबका है, और हिंदी और गुजराती मैं बोलती हूँ. मेरी मम्मा गुजराती हैं, तो और मैं बॉर्न एंड रेस्ड थी इन गुजरात, सो आई स्पीक गुजराती. फिर जब मैं अर्जेंटीना में थी तब मैंने स्पेनिश सीखी, सो मैं स्पेनिश बोल सकती हूँ, लेकिन उतनी अच्छी जर्मन नहीं बोल पाती अनफॉर्चुनेटली. सो जर्मन भी आई कैन मेक कॉन्वर्सेशन, सो अबाउट 5-6 लैंग्वेजेस आई कैन स्पीक. What about your mother tongue जो कश्मीरी है, जहाँ से आप बिल्कुल दूर रही बचपन से ही, तो कश्मीरी आपको आती है? कम आती है मुझे. मैं ज़्यादा सीखना चाहूँगी, मुझे बहुत ही इच्छा है और सीखने की कश्मीरी. अनफॉर्चुनेटली मेरे ग्रैंडफादर की डेथ के बाद घर में कोई प्रैक्टिस करने नहीं था. एंड आई थिंक दिस इज़ स्टोरी फॉर अ लॉट ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट हाउस होल्ड्स, जहाँ पे लैंग्वेज जो न्यूअर जनरेशन्स में है वो धीरे धीरे फेड आउट कर रही है. सो जब तक मेरे दादाजी थे, मिस्टर पी पारमू, तब तक आई कुड टॉक टू हिम. समझ तो सब आती है, लेकिन अब वही आगे बढ़ाना है, क्योंकि लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज ऑफ द कल्चर. और उसके वो लैंग्वेज के साथ जो कनेक्शन आप लोगों के साथ बना सकते हैं, वो उसके बिना नहीं हो सकता. आपने यहाँ अपने दादाजी प्रोफेसर पारमू साहब की बात छेड़ी, जिनका एक अच्छा खासा योगदान है, एक अच्छा खासा उनका एजुकेशन सिस्टम में कश्मीर के, जो हमने सुना है, उनके बारे में पढ़ा है. तो आपने कहा कि हमारी मम्मा जो है वो गुजराती है. तो पारमू साहब या आपके डैडी किस तरह से वो मैनेज करते थे गुजराती और कश्मीरी, वो कल्चर आप अपना प्रिजर्व रख पाए वहाँ गुजरात में रहकर? दैट इज़ अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन एंड थैंक यू फॉर आस्किंग मी दैट, बिकॉज हम बचपन से जब भी, क्योंकि उस गुजराती कश्मीरी का कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है,
तो बचपन से जब भी कोई पूछता था कहाँ से हो, या तो मैं बोलती थी मैं आधी कश्मीरी हूँ आधी गुजराती। अब पहले ये डिफरेंस समझ नहीं आता था लोगों को कि मैं क्यों बोलती हूँ, बट द कल्चर्स आर सो वाइडली डिफरेंट। बट माई हाउस होल्ड, बिकॉज मेरी मम्मा गुजराती है लेकिन फिर भी उनको कश्मीरी कल्चर से इतना लगाव है कि उनके वजह से एक्चुअली हम लोग बचपन से जम्मू आते रहे, शादियां देखी, रिलेटिव्स के साथ उठते बैठते रहे, वो कश्मीर भी लाती थी हमें जब हो सकता था तब। सो वो ज़्यादा मेंटेन करती थी the Kashmiri side of it. And then my grandfather was also very particular. So क्योंकि it was a culture which we had to consciously preserve, my upbringing was much more Kashmiri. So yes, than Gujarati. तो अब नाहर जी कश्मीर आ गई है और मन बना लिया है कि कश्मीर से शुरुआत करेंगे जो आपने सीखा है, तो किस तरह से आप कम्युनिकेट करेंगे यहाँ के आम लोगों से या यहाँ के युवाओं से, जिनमें लड़के लड़कियाँ शामिल हैं जो ज़हीन भी है और कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, देश के लिए, अपने वतन के लिए, अपने मातृभूमि के लिए, तो उनको किस तरह से आप मिल सकते हैं और किस तरह से उनके साथ आप राब्ता कायम कर सकते हैं? आई थिंक इसका सबसे अच्छा तरीका होगा यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स में पहले मैं रीच आउट करना चाहूँगी सबसे। और मैंने एज आई एम अ साइंस कम्युनिकेशन स्ट्रेटजिस्ट, आई हैव ऑल्सो बिन ट्रेन्ड एक्सटेंसिवली इन साइंस थ्रू डिजिटल मीडिया, साइंस थ्रू स्टोरी टेलिंग and various other formats. So I would actually be very happy to propose a whole module where, you know, we can teach this as a subject, not necessarily science communication but communication and outreach. जो इतने सारे यहाँ के युवा जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो बढ़िया रिसर्च निकाल रहे हैं, उन सब के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका और तरीका होगा अपनी सोच को आगे डिस्पर्स करना, अपनी रिसर्च को आगे डिस्पर्स करना। सो मेरी इच्छा ये है और इंशाल्लाह ये होगा कि मैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप करके मॉड्यूल्स एंड वर्कशॉप्स डिज़ाइन करना चाहती हूँ, जहाँ पे स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स को हम ट्रेन कर सके कि आप कैसे ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक मेहनत की ज़रूरत है और मेहनत के साथ साथ पैसे की भी ज़रूरत है। किस तरह से आप मैनेज कर पाए? वो तो वक्त ही बताएगा, बट मेहनत तो हमेशा साथ रहेगी। और अगर मेहनत सही जगह है और अगर नीयत साफ है तो पैसे भी आ जाएंगे, क्योंकि ये मोस्टली फंडिंग बेस्ड है। So it is about creating the right proposal, it is about convincing people, it is about the gaps in the system and why and how this can fulfill. So अगर आपके पास एक बहुत solid proof of concept है, फिर जो देखने वाले हैं वो भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाहर जी, क्या आपको लग रहा है कि जो आपने कहा कि गैप ऑफ सिस्टम जो है उसको फिलअप करने के लिए या उसको समझने के लिए, क्या कश्मीर में लग रहा है कि जो पॉलिटिकल अभी नज़र आ रहा है कहीं कहीं डगमगा रही है ये किश्ती, तो इन हालात में आपको इरादा है कि आपको सक्सेस मिलेगी? मुझे कश्मीर पे बहुत भरोसा है एंड मुझे ये भी पता है कि हालात बदलते रहते हैं, हर जगह हालात बदलते रहते हैं और बदलते हालातों का मतलब भी अलग होता है जगह के लिए। सो आई जस्ट फील कि वो एक बहुत सेपरेट इशू है फ्रॉम द मिशन दैट आई एम हियर फॉर, और फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग बैक टू सोसाइटी, ऑफ एजुकेशन, ऑफ एम्पावरमेंट। सो उस हिसाब से as long as सबके interests are the same for the people, I don't see any conflict. आपके दादा मरहूम प्रोफेसर दीनानाथ जी जो बड़े अच्छे माहिर तालीम भी थे और शायर भी थे, अदीब भी थे, आपने कहा कि बचपन में आपको वो उनके साथ बैठने का मौका मिला है। क्या सीखा है आपने कश्मीर के बारे में और कश्मीर की जो पहचान है? यहाँ सूफ़ी संत टाइप के लोग रहते थे, यहाँ दुनिया के बाकी ममालिक की निस्बत या पूरे मुल्क के बाकी स्टेटों के निस्बत एक ऐसी स्टेट थी, एक ऐसी जगह थी जहाँ हिंदू मुस्लिम एक नज़र आ रहे थे। तो क्या सीखा है आपने अपने दादा मरहूम से?
ये बहुत अच्छा सवाल है दूसरा जो आपने पूछा। आई थिंक उनने बहुत सारी चीज़ें सिखाई हमें। सबसे पहले तो कश्मीर की ज़िंदगी क्या हुआ करती थी वो, क्योंकि हमारे लिए वो देखना, सीखना, समझना बहुत ही इट वाज इम्पॉसिबल बिकॉज वी हैड नॉट सीन और लिव्ड दैट टाइम ऑफ कश्मीर। सो उन्होंने वो हमारे साथ काफ़ी, ही यूज्ड टू टेल अस स्टोरीज ऑफ हिज टाइम देयर। उन्होंने उनकी पूरी डायरीज लिखी हुई है जो एक्चुअली मेरे ग्रैंडफादर प्यारेलाल पारमू ने फिर ही रिलीज्ड इट एज अ बुक। इट्स कॉल्ड कश्मीरियत एट क्रॉस रोड्स। सो इट इज़ बेस्ड ऑन द डायरीज ऑफ माई लेट ग्रेट ग्रैंडफादर मिस्टर दीनानाथ पारमू। सो उन्होंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कश्मीर क्या हुआ करता था, लोग कैसे थे, कैसे उठते बैठते थे। सो मेरे लिए जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो ये सिर्फ थ्रू स्टोरीज है। सो आज मैं वो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे अपने प्रैक्टिकली देखना चाहती हूँ। और मेरे को पूरा यकीन है कि वो स्टोरीज भी आगे बढ़ती जाएंगी और उसमें और भी ऐड होता जाएगा जो कश्मीर की परंपरा है, जो आपने पढ़ा है, एग्जैक्टली जो आपने पढ़ा है स्टोरीज में, या जो आपने अपने दादा मरहूम से सुना है या परदादा से सुना है, तो Anecdotes जो थे। आप वो प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं। आप मुख्तसर समय के लिए अभी यहाँ रुकी थी, मैंने देखा कहीं कॉन्फ्रेंस में आपने शिरकत की, कहीं पे आपने बोला भी है और कहीं प्रोग्राम कंडक्ट भी किए हैं। तो क्या लग रहा है वो स्टोरीज कहाँ तक ट्रू हो रही है ज़मीनी सतह पे? वो स्टोरीज, ऐसे लोग मिल रहे हैं, ऐसे है ऐसे लोग हर, जो आपने सुना है या जो आपने पढ़ा है, क्या बात? हाँ बिल्कुल ज़रूर। मैं ऐसे ही लोगों से मिलती आ रही हूँ जब से मैं कश्मीर आई हूँ, वो कहीं पे भी क्यों ना हो। तो इसीलिए इसीलिए जो ये डिसीजन रहा है कश्मीर आने का, उसमें मुझे एक सर्टेन कॉन्फिडेंस ऑलरेडी था। बिकॉज यहाँ के जो लोग हैं उनका एक सर्टेन पर्सपेक्टिव है, एक सर्टेन इंटेलेक्चुअल लेवल है जो ऑलरेडी एक बहुत हाई स्टैंडर्ड पे है, जिसके वजह से ऐसे लोगों को मिलना भी आसान हो जाता है। एंड वो जो कॉन्फ्रेंस थी, दैट वाज एन अटेम्प्ट, अ वेरी गुड अटेम्प्ट एट ट्राइंग टू ब्रिंग लाइक माइंडेड पीपल टुगेदर, एंड लॉट ऑफ पीपल शोड अप, you know. So it is very possible that we can have more of such things and create a bigger community like that, because there are people like that. There are young people who are so interested in coming together, in creating communities, that I think it's very possible. कश्मीर के हालात का एक डार्क साइड भी है जो 1990 से गालिबन 2019 तक और अभी भी उसकी कहीं ना कहीं परछाइयाँ नज़र आ रही हैं। तो मीडिया ने एक डार्क साइड दिखाया है कश्मीर का। क्या आप के दिमाग पे या आपके दिल पे उसका कोई असर है जो आपने मीडिया में सुना था या देखा था? जी, मैं आपको एक बात बताऊं। आफ्टर हैविंग लिव्ड एक्चुअली इन अर्जेंटीना, लिव्ड इन जर्मनी, आई रियलाइज्ड ऑल्सो इन इंडिया, हर एक जगह का एक ब्राइट साइड होता है, एक डार्क साइड होता है। सो आई थिंक वो चीज़ बहुत पर्सनल है, वो चीज़ बहुत सब्जेक्टिव भी है, क्योंकि वो आपके एक्सपीरियंसेस से डिफाइन होती है, राइट? सो कोई मुझे कुछ भी कहे कि इसकी ये डार्क साइड है, जब तक मेरे एक्सपीरियंसेस ही डिफाइन करेंगे मेरा पर्सपेक्टिव। इसीलिए मैं ये बोल नहीं सकती हूँ अभी, क्योंकि वो सिर्फ मेरे एक्सपीरियंसेस डिफाइन कर सकते हैं, और अभी तक जो मेरे एक्सपीरियंस रहे वो सिर्फ ब्राइट साइड के रहे। सो इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। इन अदर वर्ड्स हम ये कहेंगे कि जो थ्योरी होती है वो तब तक कोई मानी नहीं रखती है जब तक प्रैक्टिकल फील्ड में बंदा नहीं आता। एग्जैक्ट। और ये साइंटिस्ट तो कहेगा ही। आप इसीलिए एक साइंटिस्ट की हैसियत से आप देखना चाहते हैं कि मैं प्रैक्टिकल ज़मीन पे देखूं क्या वाकई वो चीज़ें थी या हुआ है या होने वाला है, तो उस चीज़ को आप प्रैक्टिकल पे देखना चाहते हैं ज़मीनी सतह पे। पर मुझे आपसे एक और बात जो आपकी ज़ाती है कि दिल्ली या बाकी जो स्टेट्स हैं, पुणे महाराष्ट्र में आप रही हैं, तो अगर हम तुलना करें, कश्मीर, बहुत कम समय आपने कश्मीर में गुजारा है, अगर तुलना करें, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पुणे एंड कश्मीर? There's a vast difference. I think first I will start with very obvious physical characteristics. The landscape is totally different. लोग अलग है, भाषा अलग है, खाना अलग है, उठना बैठना अलग है।
सो ये वही खूबसूरती है हमारी कंट्री की, हर एक चीज़ यहाँ पे भी लोगों का बात करने का ढंग अलग है, सबका खाना, भाषा सब अलग है. सो बिकॉज आई एम इनहेरेंटली समवन जिसको कल्चर्स एक्सप्लोर करने अच्छे लगते हैं, इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू से कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा या ये नहीं अच्छा लगा. मुझे हर एक चीज़ का ब्लेंड पसंद है और मुझे लगता है कश्मीर वो बहुत अच्छा ब्लेंड ऑफर करता है मेरे लिए. आफ्टर द एक्सपीरियंसेस आई हैव हैड, इट गिव्स मी, इन जर्मनी आई वाज इन द ब्लैक फॉरेस्ट, आई वाज लिविंग इन द ब्लैक फॉरेस्ट, सो नथिंग कम्स क्लोज टू कश्मीर. ऑफ कोर्स नथिंग कम्स क्लोज, बट वो भी एक फैक्टर था फॉर एग्जाम्पल. सो ऐसे कई चीज़ें हैं जिसके वजह से आई वुड से. नहीं, एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि अबाउट द पीपल, कॉमन पीपल जो है, जैसे आप पुणे में रही है, बचपन गुजारा है, वहाँ लोगों से उठी बैठी, क्या उस तरह का वो फ्रेंड सर्कल, उस तरह का वो माहौल, उस तरह का वो अपनापन दिखाई देता है जिस तरह कश्मीर में, जो आपने पुरखों से सुना है, अपने दादा या वालिद साहब या ग्रैंडफादर से सुना है कि आपकी महाशिवरात्रि होती है तो सारे लोग दावत पे होते हैं, मुस्लिम बरादरी के लोग. इसी तरह ईद होती है तो सारे पंडित बरादरी के लोग वहाँ होते थे. तो माता खीर भवानी का मेला होता है तो वहाँ हिंदू भी होते हैं और मुस्लिम भी होते हैं. इसी तरह हज़रत बल का या मखदूम साहब का उर्स होता है तो वहाँ भी कश्मीरी पंडित जाते थे और वो भी अपने तरीके से पूजा करते थे या दुआ मांगते थे. क्या इस तरह का माहौल, वाकई सच बताना, पुणे में इस तरह का कोई माहौल आपने अभी तक देखा है? पूना में मैं एक्चुअली आई स्टे टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ माई लाइफ. सो पूना में आई हैव, आई नो हम सब सेलिब्रेट करते हैं, हर एक दिन जो भी जिसका दिन मनाना है हम सब सेलिब्रेट करते हैं. सो उस हिसाब से देर इज स्टिल सेक्युलैरिटी आई बिलीव. एंड ऑल्सो इन अहमदाबाद द सेम आई वुड से कि हम सब फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. एवरीबडी इज ट्रीटेड लाइक विद रिस्पेक्ट एंड इक्वली. सो इन माई ओपिनियन, फ्रॉम व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड एंड फ्रॉम व्हाट आई सी, I definitely see there's always scope for improvement. वो हर जगह के लिए अप्लाई करता है, but I think we are still sticking to the secular mindset that our country promotes. गांधी जी ने कहा था कि मुझे अमन की किरण, रोशनी की किरण कश्मीर से नज़र आ रही थी. किन बुनियादों पे कहा था? शायद बुनियादें यही होती थी जो रेस्ट ऑफ द कंट्री, जो माहौल या जो भाईचारा देखने को नहीं मिलता था, शायद वो कश्मीर में था. लेकिन हालात ने कुछ ऐसी करवट ली, ये तो होता है तब्दीलियाँ, लेकिन आज के दौर में फिर वही हालात नज़र आ रहे हैं. और आपके काम करने का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो हमने सुना कि क्या करना है और क्यों करना है, क्यों आप वो जो बाहर आपने देखा है वो एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करना चाहती है अपने लोगों के साथ ताकि ये भी आगे बढ़ें. आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कुछ सवालात पूछना चाहता हूँ कि इसके अलावा, ये जो आप काम कर रही है, इसके अलावा आपको क्या पसंद है? इसके अलावा मुझे किक बॉक्सिंग बड़ा पसंद है. आई स्टार्टेड किक बॉक्सिंग इन जर्मनी. सो एंड it really changed things for me, and it was a very empowering sport. So actually it was not just the physical aspect of it, but when you're talking about martial arts, a lot of it is mental. So kickboxing was something and is something I still very much enjoy. मुझे पत्थरों का बहुत शौक है, अलग अलग जेम स्टोन्स और सेमी प्रेशियस स्टोन्स कलेक्ट करना. आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दैट एंड आई लाइक टू नो मोर एंड मोर अबाउट स्टोन्स. सो दैट इज समथिंग. And the last thing, or the third thing, is heritage and culture. I am very, very interested in learning about new cultures, heritage, history, वहाँ के लोगों से interact करना. So one of the things I'm looking forward to is to interact with the people here a lot, because generally भी मेरी interactions इतनी अच्छी रही है, आप किसी को कुछ पूछ तो इतनी मदद करते हैं और सब politeness is like everybody's demeanor is so polite that I'm very excited actually to know people more over here as well. खाने पीने में आप क्या पसंद? आप वेजिटेरियन है कि नॉन वेज है? वो खाना जो बनाए उस पर डिपेंड करता है. नहीं, मैं दोनों खाती हूँ. अच्छा. और कश्मीरी खाना मुझे पसंद है, इसीलिए उस मामले में कोई तकलीफ नहीं होगी.
वहाँ जब पुणे में रहते थे हाँ। वहाँ कभी कश्मीरी वाजवान या जो आपके बुजुर्गों का जो आदत थी हाँ। यहाँ कश्मीरी वाजवान खाने का, क्या वो कभी पकाते थे वहाँ? हाँ जी, हम लोग कश्मीरी खाना तो एवरी वीकली बेसिस पे तो होगा ही एक ऐसा दिन, और फिर जब बर्थडेज होंगे तो तब बनता रहता है। तो कश्मीरी खाने के साथ भी बहुत इन टच है, क्योंकि वो एक चीज़ है जो हम बिल्कुल पकड़ के रखते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो जब आप वापस आ रही है, क्या आपके पुरखों की वो जायदाद, ज़मीनें या मकान वगैरह यहाँ कहीं मौजूद है? ये अभी मुझे पूरी तरीके से नहीं पता सो मैं ये एक और चीज़ है जो मैं देखना चाहूँगी। मैंने सुना काफ़ी कुछ आज इस मामले में हो रहा है, तो बट मुझे इसमें ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो आई विल फाइंड आउट मोर एंड सी व्हाट इट इज़। फिलहाल कहाँ आप रह रही है इस वक्त? जो मैं यहाँ पे फ़िलहाल होटल नेहरूज़ पे स्टेशन हूँ, वहाँ पे आई एम स्टेइंग ओवर देयर एज relative's place, and then let's see इंशाल्लाह आगे जाके कैसा रहता। अब आपको यहाँ पुणे में रहकर ज़्यादातर गर्मियाँ वहाँ होती थी, अब यहाँ रहना है तो यहाँ सर्दियों का मौसम भी आएगा, चिले कलान भी आएगा जिसमें माइनस टेम्परेचर होता है। हाँ। क्या आप वो बर्दाश्त कर पाएगी? हाँ जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं जर्मनी में जहाँ रहती थी वहाँ पे भी माइनस में टेम्परेचर जाता था और बहुत बर्फ़ हुआ करती थी हर विंटर में। तो मुझे एक तरीके से वो बहुत खूबसूरत लगता है, और सबसे ज़्यादा तो मुझे कश्मीर का ऑटम देखना है, क्योंकि तब चिनार बहुत सुंदर लगता है। मैंने आतिश चिनार जी, तुर्क चिनार के पत्ते, हाँ जी, बिल्कुल आग जैसा नजर है। हाँ हाँ। नहर पारमू जी, क्या आप यहाँ के स्टूडेंट्स या यहाँ के जो इंटेलेक्चुअल जिनसे आप राब्ता बनाने की कोशिश करेंगे या जिनके साथ आपको उठ बैठ कर काम करना है, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहती हैं? So for the young people, I just want to say, keep doing what you're doing. I think all of you have a very bright future, incredibly talented, and just pursue whatever is your calling, and definitely persistence pays off. So हालात कैसी भी हो, कभी ऊपर कभी नीचे, बट अपनी persistence को जारी रखना, उससे काफ़ी फल मिलते हैं। और उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ गिव कम्युनिकेशन अ चांस, एंड आई होप कि हम ऐसे इनिशिएटिव्स कर सके जहाँ कम्युनिटीज़ बिल्ड कर सके, जहाँ पे ये कम्युनिकेशन का जो ज़रिया है वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सो मेरी यही मैसेज रहेगी सबसे। नहर पारमू जी का इंटरव्यू आपने सुना होगा, मुझे उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट से आपको वो चीज़ें ज़रूर मिली होगी, जैसे कि इन्होंने कहा कि जो एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर की है या सीखी है, वो एक्सपीरियंस आज ये अपने कश्मीरियों के साथ शेयर करना चाहती हैं ताकि हमारे नौजवान युवा आगे बढ़े। नहर पारमू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है नाजरीन कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा और कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आप अपने कमेंट ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और हमें अपने कमेंट से नवाजेंगे। पारमू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी नाज़रीन, मच। फिर कभी किसी और शख्सियत से आपको मिलवाएंगे, तब तक दीजिए अपने मेज़बान रशीद राहिल को इजाज़त। अल्लाह निगहबान। थैंक यू।